गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को। पुनः मैं ग्रामर के अगले कंटेंट्स पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला कंटेंट है नाउन का डिफिनीशन, काइंड्स एंड नाउन के अंतर्गत जितने भी कंटेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं जैसे कि नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। तो मैंने पिछले वीडियो में नंबर और जेंडर का मैंने डिस्कशन किया था एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द नेक्स्ट कंटेंट दैट इज़ नाउन द पर्सन एंड नाउन द केस। आज मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ और आई थिंक कि यह ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स है बिकॉज विदाउट दिस persons and cases you can't do anything in another content of the grammar like translation, passive voice, narration and others also. So हम लोग इस पर आज थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और मैं इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जितना भी वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा उद्देश्य यही है कि जो ग्रामीण स्तर के बच्चे हैं चाहे जो भी हो, चाहे शहर में रह रहे हों, जिनको ग्रामर का बेसिक चीज़ समझने में परेशानी होती है। मैंने देखा है कि जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनमें क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका बेसिक जो नॉलेज होता है वो थोड़ा वीक होता है मेरे समझ से। ऐसा नहीं कि सभी का होता है लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है। वो लैंग्वेज ठीक ठाक होते हैं लेकिन ग्रामेटिकली वीक होते हैं। तो मेरा मोटो यही है कि यदि आप ग्रामर में स्ट्रॉन्ग होते हैं, जितना ही स्ट्रॉन्ग होते हैं उतना ही आपका लैंग्वेज जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और आपका कॉन्फिडेंट लेवल बना रहता है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जितना भी मुझे जानकारी है ग्रामेटिकल जितने भी आइटम्स हैं, कंटेंट्स हैं, मैं उस पर एक एक करके मैं एक छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप तक यह पहुँच सके। चलिए हमारा देखते हैं आज का जो नेक्स्ट कंटेंट है नाउन द पर्सन। वी स्टडी द 4 कंटेंट्स दैट इज़ नंबर, जेंडर, पर्सन एंड केस। नंबर जेंडर पर हमने डिस्कशन कर दिया था कि नंबर के अंतर्गत 2 नंबर आते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो हाउ टू चेंज इनटू प्लूरल नंबर हमने कुछ रूल्स एंड बेसिक एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद हम लोग जेंडर पर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किए थे कि जेंडर के अंतर्गत 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। और मैंने एग्जांपल्स के साथ मैंने उसको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की थी। अब उसके बाद आता है मेरा थर्ड कंटेंट नाउन द पर्सन। पर्सन को समझना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जैसे ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लेते हैं तो पर्सन्स के हिसाब से ही लेते हैं। तो पहले हम जाने ये कि पर्सन के अंतर्गत कोई पूछता है कि पर्सन कितने होते हैं तो आप सीधे देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं मैंने 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। और इसका यूज हम लोग नंबर के हिसाब से करते हैं। इट मीन्स सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में कुछ और होता है और प्लूरल नंबर में कुछ और होता है। तो फर्स्ट पर्सन में होता है आई सिंगुलर में एंड प्लूरल में वी होता है। सेकेंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों में हम यू का ही यूज करते हैं। हिंदी में हालांकि इसका मीनिंग अलग हो जाएगा, यहाँ पर तुम या आप हो जाएगा लेकिन यहाँ पर तुम लोग या आप लोग हो जाएगा, लेकिन हम लोग मीनिंग वर्ड मतलब कि सेम लिखते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर जितने भी सिंगुलर नाउन हैं एंड दिस दैट भी होता है इसके अंतर्गत। एंड प्लूरल में दे होता है और इसी दिस दैट का प्लूरल होता है दिस दोज। तो यानी कि प्लूरल नंबर में ये होता है, सिंगुलर में भी ये होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए डिस्कशन करना चाहूँगा कि वो याद कैसे रखें। कभी कभी होता है कि हम रट्टा मार लिए हैं, टेबल देख लिए हैं लेकिन दिमाग से निकल भी जाता है। तो मैं छोटा सा थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा कि ताकि बच्चे याद रख सकें। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड कैसे काउंट करेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है कि पहले हम स्वयं को देखते हैं। पहला मतलब मैं हूँ फर्स्ट। और मान लीजिए कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हो तो पहला मैं क्या करूँगा, पहला मैं अपने आप को देखूंगा और सेकंड किसको कहूँगा, सामने वाला। और इसके बाद हम कहते हैं कि हम दोनों के बीच तीसरा कोई नहीं आएगा जो बाहर है। ठीक है। तो यदि अपने आप को शुरू करते हैं, पहले मतलब मैं हो गया यानी कि मैं, यानी कि पहला मैं सिंगुलर हूँ, अकेले हूँ तो आई मैं। इसके बाद मैं ज़्यादा हूँ तो हम लोग। सामने वाला एक हो या ज़्यादा हो तो यू कहते हैं, आप कहते हैं, तुम कहते हैं, या आप लोग कहते हैं या तुम लोग कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आता है जो हम लोग बोलते हैं दोनों, हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आएगा, तो ही सी इट दिस दैट, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन के सेंस में लेते हैं, एंड दे प्लूरल में रहेगा तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। स्वयं को आप रखिए आई में, और प्लूरल रहेगा तो वी, और सामने वो लाइक वो यू, एंड प्लूरल रहेगा तो यू, मतलब कि हम डिनोट करते हैं। इसके बाद थर्ड पर्सन में ही सी इट दिस, इसका मीनिंग आप जानते भी होंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड है। आई का होता है मैं, वी का हो गया हम लोग, यू का यहाँ पर तुम या आप, यू का आप लोग या तुम लोग। इंग्लिश में जैसे आप या तुम का मीनिंग सेम होता है। यू, पहले एक वर्ड यूज होता था दाऊ, THOU, मैं थोड़ा यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि बच्चों को जानकारी होनी चाहिए। THOU दाऊ मीन्स आप होता था क्या है भी, लेकिन इसका यूज कम हो गया, इसका यूज बहुत कम हो गया। कहीं कहीं इंग्लिश लिटरेचर में मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं कि इसके बारे में नहीं जाने, आप जाने कि दाऊ मीन्स आप होता है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं के बराबर हो रहा है, इसलिए मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग यू से ही काम चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, सिंगुलर जितने भी सिंगुलर नाउन होते हैं ये भी आते हैं, दिस दैट भी आते हैं, एंड प्लूरल में इसी का प्लूरल हो जाता है। ही सी इट का, ही सी का मतलब ज़्यादा रहेंगे तो दे कहेंगे, और दिस दैट कहें दिस दोज कर देते हैं प्लूरल में। तो ये याद करने का तरीका है कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में ये हो गया आई और वी। एक बात मैं यहाँ पर और डिस्कस करूँगा कि आई और वी का जितने भी फॉर्म होते हैं वो भी हम लोग फर्स्ट पर्सन में आते हैं। मान लीजिए आई का हो गया आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सब फर्स्ट पर्सन में आ जाएंगे। और उसी तरह से हम वी का भी उसी रूप में लेंगे कि वी, अस, आवर सेल्फ्स, ये सब जितने भी हैं सब उस मतलब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत ही आएंगे। मैं यहाँ पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब हम नरेशन का रूल्स लिखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, तो उसमें ये बातें आएंगी, क्योंकि उसका जो पर्सन चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच का, वो कहीं ना कहीं पर्सन्स के हिसाब से ही चेंज होता है। चलिए हम लोग इसको फिर एक बार रिपीट करके इसमें देख लेंगे, क्योंकि सेकेंड उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट है जो नाउन द केस, हम पर्सन का ही केस लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखे हैं केस भी तीन होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। सब्जेक्टिव केस को हम लोग नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, या यूँ ऐसे कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। दोनों एक ही चीज़ है इसका, इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया, सब्जेक्टिव एंड और नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस कहते ही लगता है कि मैंने कर्ता, जैसे हम लोग हिंदी में चाहे संस्कृत में हम कर्ता कहते हैं, कर्म कहते हैं, और बाकी अधिकारवाचक चाहे संबंध बोधक जो शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो सब इन यहाँ पर लिखे हैं सब्जेक्टिव केस में आई, इसी को मैंने पर्सन को ही लिखा है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, और यहाँ पर नाउन मैंने लिखा है। मैं क्यों लिखा हूँ मैं ये लास्ट में डिस्कस करूँगा। ऑब्जेक्टिव केस में इसी का मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। एंड पोसेसिव केस में मैंने दो भागों में बांटा है पोसेसिव केस को, एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। यहाँ महत्वपूर्ण है, एक लर्नर्स को यहाँ समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने इसको दो भागों में बांटा, दोनों का यूज क्या है, इसको दोनों का यूज कैसे करते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, माई का भी वही होता है मेरा, माइन का भी मेरा, आवर का भी हम लोगों का या हमारा, या अस का भी हमारा या हम लोगों का। उसी तरह से सबका मीनिंग होता है सेम, ये दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन इसके मतलब यहाँ पर लिखे हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, तो दोनों के यूज में अंतर है। तो यहाँ पर जानना ये है कि ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और ये पोसेसिव केस का आखिर हम मीनिंग क्या रखेंगे, आखिर तीनों को अलग अलग भागों में क्यों बांटा गया है, और इसको हम लोग किस प्रकार स्टडी करें ताकि हमको याद रहे। तो आपने पर्सन याद कर लिया, मान लीजिए कि आपको पर्सन्स याद हो गए, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। अब देख लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग से अथी कर दूँ, ये सेकेंड पर्सन यू का फॉर्म हो गया जितना फॉर्म चले, और ये थर्ड पर्सन नीचे तक टोटल, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन टोटल कहलाएंगे। इसका एक और भी फॉर्म चलता है, हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फेटिक प्रोनाउन में पढ़ते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, तो वो भी आता है इसी के अंतर्गत। लेकिन यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया कि हम लोग उसको नेक्स्ट कंटेंट प्रोनाउन में पढ़ेंगे। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस का इसका क्या रोल है। तो इसका रोल यही है, इसको ऐसे बच्चे समझेंगे कि जब भी नॉमिनेटिव केस की बात होगी, ये सब्जेक्टिव केस की, तो इसको मैंने इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, या पोसेसिव के रूप में क्या, पोसेशन के रूप में क्या लिखेंगे, यही जानना हर विद्यार्थी को ज़रूरत पड़ता है।
तो सब्जेक्ट के रूप में जब भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे। अब कहिए खास क्या है इसमें, आखिर ये इसमें तो सब्जेक्ट के रूप में लिखते ही हैं, लेकिन मैं उस पर थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग एक ट्रांसलेशन बनाते हैं, मतलब हिंदी से मतलब नहीं है, ये मैं बताना चाहूँ, हिंदी से मतलब नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, तो तुरंत हम मेरे का माई क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आई है एक सब्जेक्ट के रूप में है और सब्जेक्टिव केस में है। माई लिखेंगे तो उसके लिए एक जगह बनाएगा पोसेसिव केस। तो इसका एक कंडीशन यह है कि जब भी हम पोसेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर रहेगा, ये अकेले नहीं आ सकता है। मेरे को रहे, तेरे को रहे, हमारा रहे, चाहे हमारे पास एक घर है तो हमारे का हम आवर नहीं लिख सकते हैं, वी हैव लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम वहाँ पर सब्जेक्ट हैं। यदि हमारे भाई के पास एक कलम है, भाई के पास किताब है, तब तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा आवर। इसके बाद कोई ना कोई नाउन रहेगा तो ये लिखाएगा, लेकिन नाउन नहीं है, अकेले है, सिंगल है, तो ये लिखेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट के रूप में हम इस सब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो मैं उसे पढ़ाता तो आई हो गया सब्जेक्ट, इसलिए हम आई लिखते हैं। हम माई और मी और माई सब कुछ नहीं लिखते हैं, आई लिखते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट हैं। और पढ़ाता हूँ तो आई टीच, और उसे पढ़ाता हूँ तो ही का हिम लिखेंगे। मान लीजिए कोई जेंट्स है, कोई लड़का है, तो हम हिम लिखेंगे, क्योंकि ही मीन्स वह होता है, उसे पढ़ाता हूँ, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंस वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, उसको ही नहीं लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वे हमें पढ़ाते हैं, मान लीजिए कोई शिक्षक हैं या कोई भी पर्सन है जो हमें पढ़ाते हैं, तो हम ही लिखते हैं, ही टीचेस अस। वहाँ पर वी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हो गए, वे सब्जेक्ट हैं, हम ऑब्जेक्ट हो गए। हालांकि इसको समझने के लिए एक और चीज़ समझना ज़रूरी है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने ये डिस्कशन किया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानना ज़रूरी है, कि सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो उसका एक आसान तरीका होता है कि जिस सेंटेंस में भर तो अवश्य दिया रहता है, भर पर ही क्वेश्चन करे कि इस क्रिया को कौन करता है, जो कौन का उत्तर होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और इसमें इसी पर क्वेश्चन करें किसको, किसको या क्या, इसका जो आंसर मिलता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने का यही तरीका है कि दिए हुए सेंटेंस में आप देखेंगे कि अंत में एक मूल क्रिया दिया रहता है। जैसे मान लीजिए बच्चे खेलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, वो कहानियाँ लिखता है, तो लिखना वहाँ वर्ब हुआ। हम लोग खेलते हैं तो खेलना वर्ब हुआ। वे पढ़ाते हैं तो पढ़ाना क्रिया हुआ। तो कहीं ना कहीं एक क्रिया, एक वर्ब जरूर दिया रहता है। उस वर्ब पर ही क्वेश्चन करें कि यह काम कौन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है? इसको पहचानना जरूरी है, तभी हम इस चीज़ को समझ पाएंगे जो हम समझाना चाहते हैं। पहली बात तो ये पढ़ाना वर्ब हो गया, पढ़ाते हैं, पढ़ाना वर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कीजिए आप कि पढ़ाते हैं तो कौन पढ़ाते हैं? तो वे पढ़ाते हैं, तो जो कौन का उत्तर होता है वो सब्जेक्ट होता है। क्या पढ़ाते हैं? तो हिंदी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसे पढ़ाते हैं? किसको? तो हमें, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब सोचेंगे दो ऑब्जेक्ट हो गया, इसको भी ट्रांसलेट कैसे करते हैं? पहले किसको लिखते हैं? तो एक प्रश्न आएगा जब हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे। हालांकि मैं यहाँ डिस्कस जब मैं कर दिया हूँ तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा, लेकिन ये आगे जब हम टेंस स्ट्रक्चर पर काम करेंगे तो ये बात और भी क्लियर तरीके से हो जाएगा। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एंड वर्ब पहचानना जानेंगे तभी हम ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। तो इसको हम लिखते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर ही लिखते हैं हम। ठीक है। कुछ बच्चे दे लिख देते हैं, वे का मतलब वे हम रेस्पेक्ट में ही बोलते हैं। अब क्लियर करना चाहेंगे, जैसे एक ट्रांसलेशन आता है, हम देखे थे एक ट्रांसलेशन के बुक में कि वे एक शिक्षक हैं, तो वे एक शिक्षक है तो दे आर ए टीचर लिख देता है स्टूडेंट। यहाँ एकदम ब्लंडर मिस्टेक है। जब एक शिक्षक कहीं रहा है तो दे लिखने की क्या आवश्यकता है? तो एक समझदारी की बातें होती हैं। रूल्स आर ओनली द बेसिस ऑन विच यू हैव टू डू समथिंग, बट योर सेंस शुड बी ऑल्सो यूज्ड। मतलब कि आपका भी दिमाग काम करना चाहिए कि क्या यहाँ पर सही है, क्या गलत है। हम सब्जेक्ट को कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सब्जेक्ट दिए रहते हैं कि हम मतलब कि बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ कि वो रिकॉग्नाइज कर नहीं कर पाते हैं कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर में है कि प्लूरल में। तो यह जानना जरूरी होता है, उस सेंटेंस के भाव को समझना जरूरी है कि एक सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है कि प्लूरल के लिए। मान लीजिए कि आपके पिताजी हैं, वे बोलते हैं, आप बोलते हैं कि वे अच्छे हैं, तो वहाँ पर दे तो नहीं लिख सकते हैं, दे में तो प्लूरल हो जाएगा, ही लिखते हैं रेस्पेक्ट में। शिक्षक कोई पढ़ाते हैं तो शिक्षक को आदर से आप वे बोलते हैं। डॉक्टर यदि रोगी को देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वो देखता है, तो वो थोड़ा सा
अनुशासन विहीनता का एक माने इनडिसिप्लिन चीज़ हो जाएगा। तो वे हम रेस्पेक्ट में ही बोलते हैं, तो वे का मतलब हमेशा प्लूरल नहीं होता है। हालांकि वे का हम प्लूरल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन उस सेंटेंस के भाव को समझना होगा कि वे सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है कि प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। तो वे जब सिंगुलर के लिए होगा तो ही होगा, और प्लूरल के लिए यूज होगा तो दे होगा। ये एक बात ध्यान देने वाली बात है ये। तो यहाँ पर वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो वे से यहाँ पर हमारे समझ से सेंस निकल रहा है सिंगुलर का, इसलिए मैंने ही लिखा। पढ़ाने का हम यहाँ पर टीचर अभी तक टेंस पढ़ाए नहीं है, लेकिन मैं आगे आऊँगा, मैं थोड़ा बताना चाहता सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ प्रश्न है कि ही तो लिख दिया आप, वर्ब भी लिख दिए, अब मुझे लिखना है स्ट्रक्चर के हिसाब से ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो दो है, पहले किसको लिखेंगे? तो आपके प्रश्न में ही उत्तर है, पहले किसको लिखेंगे, किसको वाला। वे पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं? तो हमें। तो हमें का हम लिखते हैं अस। हमें मतलब हम लोग, हमें मतलब हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर भी हो गया, लेकिन अस क्यों लिखे हम? साथ साथ ये भी क्लियर हो गया, हमने अस क्यों लिखा? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, वे पढ़ाना वर्ब हो गया, और हम ऑब्जेक्ट हैं तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखाएगा। मैं यही बताना चाह रहा था कि यदि ऑब्जेक्टिव केस का हम यूज़ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट के जगह पर ही यूज होगा। जो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप जानते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ होता है, वर्ब यहाँ होता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस में जब ही यूज़ करेंगे इस प्रोनाउन को, तो हम इसी रूप में यूज़ करेंगे। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अस होगा, इसके बाद हिंदी होगा। ठीक है। तो हम जब एक होता है ना कि मेक द सुटेबल सेंटेंस, तो सुटेबल सेंटेंस मतलब कि जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में एंड अनदर वर्ड्स के रूप में, तो एक सुटेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी लिखेंगे ही टीचेज अस हिंदी, आप लिखेंगे ही टीचेज हिंदी अस, तो वो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन सूटेबल नहीं लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए अस लिखना जरूरी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैंने इसीलिए कहा कि जब आपको प्रश्न यह आ जाए कि दो ऑब्जेक्ट हैं, किसको का भी आंसर है और क्या का भी आंसर है, और दोनों क्या और किसको दोनों का आंसर ऑब्जेक्ट ही कहलाता है, तो क्या होना चाहिए? तो पहले आप किसको, प्रश्न में ही छुपा हुआ उत्तर, ये पहले किसको लिखेंगे, मतलब किसको वाला पहले लिखेंगे, यानी किसको मतलब हमें, तो हमें मतलब अस, तब हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और इस तरह से ट्रांसलेशन बनाते हैं, और इस तरह से आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे और सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। मैं ही बताना चाहता, सब्जेक्ट की जगह पर यह लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर यह लिखा जाएगा, सिंपल तरीके में समझिए। और इस पर थोड़ा सा आते हैं, जैसे मैंने कहा कि दोनों का हिंदी सेम है, माई का भी हिंदी मेरा, माइन का भी मेरा, आवर का हमारा, यहाँ पर सॉरी अस लिखा गया है, यहाँ पर अस नहीं होगा, आवर्स होगा, आवर्स होगा, एस लग जाता है। आवर्स का भी हमारा, चाहे हमारा कहिए चाहे हम लोगों का कहिए। एक बात यहाँ भी क्लियर कर लीजिए आप लोग कि जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें हमारा दिया रहता है, हम लोगों का दिया रहता है। जैसे कि हमारे पिताजी, चाहे हम लोगों के पिताजी, हमारा नौकर या हम लोगों का नौकर, दोनों एक चीज़ है। हमारा कहिए, हमारा देश कहिए, चाहे हम लोगों का देश कहिए, दोनों एक सेम चीज़ है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग वर्ड यूज होगा, हमारा है चाहे हम लोगों का। उसी तरह से हम किसी का भी, तुम लोगों का या तुम्हारा, एक ही बात हुआ। और देयर का भी मतलब वही हुआ, उन लोगों का या उनका, उन लोगों का चाहे उनका, दोनों का मतलब हम देयर ही लिखेंगे। हालांकि उनका हम लोग सिंगुलर में यूज़ करते हैं, लेकिन अब मैंने कहा ना कि आपको समझना होगा कि हम प्लूरल के लिए यूज़ कर रहे हैं कि सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इस पर आते हैं, ये दोनों का मीनिंग सेम है तो दोनों का यूज किया है। तो यहाँ पर क्लियर है कि इसको हम लिखें एडजेक्टिव के रूप में, इसको प्रोनाउन के रूप में लिखे हैं। इसको प्रोनाउन कहते हैं हम लोग। जब एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउन के लिस्ट में ये मैं लिखूंगा, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव के रूप में भी मैं लिखूंगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में। पोसेशन का हिंदी होता है अधिकार, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अधिकार को शो करने के, मान लीजिए कि कलम मेरा है तो दिस इज़ माई लिखते हैं, दिस इज़ माई पेन, ठीक है। तो मेरा मन अधिकार शो करते हैं, जैसे कि यह कलम उसका है तो हिज पेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकार को इसीलिए पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, पोसेसिव प्रोनाउन। मन मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, माने उसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, उनका अधिकार है, इस सेंस में लेते हैं, इसीलिए हम लोग इसको पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पोसेसिव में दो है एडजेक्टिव प्रोनाउन। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इसको हम जब भी यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं नाउन के पहले करेंगे। आगे हम एडजेक्टिव जब डिस्कस करेंगे तो उसमें एडजेक्टिव का डिफिनीशन है कि एडजेक्टिव डिफाइंस ए नाउन और प्रोनाउन। तो सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम को विशेषता बता दें, विशेषता बताने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो एक डिफिनीशन ज़रूर है, वो सही भी है, लेकिन उस डिफिनीशन में एक डिफिनीशन और ऐड होगा कि देयर आर सम वर्ड्स विच आर यूज जस्ट बिफोर ए नाउन एंड दीज आर कॉल्ड एडजेक्टिव।
तो कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिनको नाउन के ठीक पहले प्रयोग कर दें तो एडजेक्टिव हो जाते हैं। और सिर्फ यहाँ पर तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिसको नाउन के ठीक पहले प्रयोग कर दें आपको डायरेक्ट एडजेक्टिव की तरह नहीं दिखेगा, ऐसा नहीं लगेगा कोई विशेषता है, लेकिन नाउन के ठीक पहले प्रयोग कर देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो ये हम एडजेक्टिव के कंटेंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें बताना है कि यह एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है, तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ कहा कि जब भी इसको यूज़ करेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव को, तो नाउन के ठीक पहले यूज़ करेंगे, और इसको हम इंडिपेंडेंट यूज़ करते हैं, इसको नाउन के पहले यूज़ नहीं करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यह मेरा कलम है, तो दिस इज़ माई पेन। तो यहाँ पेन क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले यूज़ किए हैं, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यह कहें कि यह कलम मेरा है, यदि मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि बच्चों को स्पष्ट समझ में आ जाए, यह कलम मेरा है, तो यहाँ पर हम दिस पेन लिख देंगे पहले ही, दिस पेन इज। अब मेरा अकेले बच गया, मेरा के बाद कोई नाउन नहीं है, तो यहाँ पर माइन लिखेंगे, दिस पेन इज माइन। तो ये माइन इंडिपेंडेंट अकेले आ गया, इसके बाद कोई ना कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, इसलिए प्रोनाउन है यहाँ पर। सिमिलरली हम इसको भी इसी तरह से लेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह घर हमारा है, तो दिस हाउस इज आवर्स। यह घर तुम्हारा है, तो दिस हाउस इज योर्स। यह किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज योर्स। मतलब योर्स लिखेंगे। जब सिंगल लिखेंगे एक लास्ट में हम, जहाँ पर कि कोई इसके बाद कोई ना कोई नाउन नहीं है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। यदि ऐसा कुछ रहे कि यह तुम्हारे भाई की किताब है मान लीजिए, तो दिस बुक इज़ योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई की किताब है, तो दिस इज़ योर ब्रदर्स, वहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगा के बनाएंगे। तो उसकी मैं बाद में चर्चा करूँगा, अभी मतलब उसको यूज नहीं करूँगा नाउन वाला अभी फिलहाल में। यहाँ पर हम सिर्फ प्रोनाउन पढ़ा रहे हैं, इस एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं, तो हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह किताब तुम्हारी है, तो दिस बुक इज़ योर्स। यह किताब उसकी है, तो दिस बुक इज़ हीज। तो इस तरह से हम पूरा ले लेंगे। इसको हम अकेले यूज़ करेंगे, इसको जब भी यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं नाउन के ठीक पहले यूज़ करेंगे, इसका यही रोल है। चलिए हम लोग अब देखेंगे कि आखिर हम इसको इतना तो समझ लिए। तो हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर कि नाउन मैंने लिखा था, तो जैसे आप देखते होंगे कि नाउन में कोई भी हो सकता है, मेल में हो जाएगा, मेल मान लीजिए सिंगुलर नाउन है, और फीमेल सिंगुलर नाउन, और मेल हो या फीमेल हो। यदि प्लूरल नाउन हो तो हम मेल फीमेल से विशेष कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा जब इसका प्रोनाउन लिखना होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि राम अपना काम करता है, तो राम डज हिज वर्क। वहाँ हिज क्यों लिखते हैं, क्योंकि राम का प्रोनाउन हिज होता है। तो हिज मैंने पोसेशन कहीं ना कहीं शो कर रहा है। राम डज हिज वर्क, वर्क वहाँ पर नाउन के रूप में यूज होगा, तो हिज वर्क हिज क्यों है। उसी तरह से मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क, वहाँ पर माई वर्क लिखेंगे, माइन वर्क नहीं लिखेंगे, माई वर्क लिखेंगे, क्योंकि माई के बाद वर्क आता है। ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, तो आई टीच माई ब्रदर हो जाएगा। ब्रदर एक नाउन है, इसलिए माई वहाँ यूज होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सब्जेक्ट होता है उसका जो हम लोग प्रोनाउन लिखते हैं तो वो यही प्रोनाउन आता है। ऐसा नहीं कि राम अपने भाई को पढ़ाता है तो राम टीचेज राम्स ब्रदर, ऐसे नहीं लिखेंगे। राम टीचेज हिज ब्रदर, राम का हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और ये पोसेसिव एडजेक्टिव का, ये कहने का मेरा मतलब था। तो कभी कभी अपना का या पोसेशन कहीं दिखाना होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव का भी यूज़ करते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि लगे कि हम वहाँ पर राम की बात हो रही है, हम लोग आगे ग्रामर के अनदर कॉन्टेंट्स पे देखेंगे, जैसे नरेशन वगैरह हो गया कि ही टोल्ड राम, तो कैसे लिखेंगे उसमें राम के लिए प्रोनाउन क्या लाते हैं। तो हर नाउन के लिए प्रोनाउन क्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, तो इसलिए हम लोग इसको रूप में देखते हैं। तो फीमेल हो तो हम हर का प्रयोग करेंगे, सी हर का प्रयोग करेंगे, हर्ष का। और मेल फीमेल दोनों हो, मेल हो या चाहे फीमेल हो, लेकिन प्लूरल नाउन में रहेगा तो इसी देम का, देयर्स का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के लिए तो ये हिम हिज बना हुआ है, और हर फीमेल के लिए हर हर्ष बना हुआ है, लेकिन प्लूरल के लिए मेल फीमेल के लिए अलग अलग वर्ड नहीं है, हम देम और देयर्स का ही प्रयोग करते हैं। ये मेरा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रोनाउंस का लिस्ट बना रहे थे। इसलिए एक प्रश्न आता है, कभी कभी कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर ये तो सब प्रोनाउन का लिस्ट बनाए हैं आप, फिर नाउन के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं। नाउन के अंतर्गत इसलिए
कि इसमें नाउन भी आता है। जैसे यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि नेम, सिंगुलर नाउन, सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। आप लोग आगे टेंस पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम अलग सब्जेक्ट का वर्ब का क्रिएट फॉर्मेशन होता है और बाकी सब के लिए एक तरह का होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट रिपीट में इसके साथ वर्ब एसिस लगाते हैं, इसके साथ हम एसिस नहीं लगाते हैं। मैंने इसे थोड़ा डिस्कस कर दिया ताकि वो क्लियर हो जाए। तो इसका ज़्यादा अहम रोल है कि सिंगुलर के रूप में अधिकांश जगह इसी को यूज़ करते हैं। प्लूरल के रूप में लगभग आई भी कहीं ना कहीं प्लूरल के रूप में यूज हो जाता है। जैसे है जब लगाना होता है जिसके साथ हैव सबके साथ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग आगे देखेंगे या इसके बारे में। तो ये हम इसका रोल कहाँ कहाँ है, जैसे मान लीजिए ट्रांसलेशन बनाते हैं, जैसे मैंने एक आधो ट्रांसलेशन बनाकर दिखाया, अभी मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ट्रांसलेशन बनाकर दिखाया तो ट्रांसलेशन में यूज़ करते हैं। सेकेंड पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में देखते होंगे कि जब भी हम उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, कि हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, एक्सक्लूसिव वर्ब्स लिखते हैं, वर्ब थ्री लिखते हैं, इसके बाद बाई लगाते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। अब विद्यार्थी को सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस पता नहीं रहेगा कि क्या होता है तो कन्फ्यूजन में गलत लिख देगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस यही है। मी, अस, यू, जैसे सब्जेक्ट आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो पैसिव वॉइस में भी यूज़ होता है। नरेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं पर्सन किस जरूर आते हैं, मतलब कि प्रोनाउंस जरूर आते हैं। जो ही प्रोनाउन होंगे, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है माई, एक सेंटेंस है माई लिखा हुआ है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो पर्सन के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सेकेंड पर्सन मान लीजिए कि यहाँ पर योर है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। लेकिन हम इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे तो इसको उसी केस में रखेंगे जिस केस में पहले से दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ही है सपोज कीजिए, तो इसको ले आकर यहाँ रखेंगे तो हीज रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मी दिया हुआ है, ही सेड टू मी, तो ठीक है मी दिया हुआ है तो इसको यहाँ लेकर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर मी नहीं लिखेंगे, आई भी नहीं लिखेंगे। ये किस केस में है? योर। योर है पोसेसिव एडजेक्टिव में, इसमें है, कहाँ है? योर, इसमें है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस मी को भी हम पोसेसिव एडजेक्टिव में लिखेंगे, माई लिखेंगे। तो यहाँ पर योर की जगह माई हो जाएगा। मैंने पूरे कोई सेंटेंस नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ समझने के लिए कि इसका भी कितना आगे चल करके इसका महत्वपूर्ण रोल्स है, तो ये जानना होगा कि नरेशन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और आगे और भी बहुत सारे ग्रामर के कंटेंट्स हैं जहाँ पर इड की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सन और केस की, तो ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये चेंज ऑफ नाउन द पर्सन आप समझ के फर्स्ट पर्सन आई वी, और आई वी के जितने फॉर्म चलते हैं वो सब फर्स्ट पर्सन में आएंगे। सेकेंड पर्सन में यू, और यू के जितने फॉर्म चलते हैं जैसे कि यू, योर, योर्स जो भी हो वो सब सेकेंड पर्सन में ही आएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही होंगे, मैंने सिर्फ जो मेन वर्ड है आई वी वही उसी को लिखा है, यू को लिखा है। थर्ड पर्सन में भी जो मैंने लिखा है सिर्फ मेन हो गया इसके, लेकिन जो जितने फॉर्म चलते हैं वो सब उसी पर्सन केस में आएंगे। तो ये थर्ड पर्सन यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया कि यह जो है फर्स्ट पर्सन हो गया और ये जो हो गया सेकंड पर्सन हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड पर्सन हो गया। तो ये आपको कम से कम इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अनुसार हम लोग आगे ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं जो आएंगे और इसके उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। एक तरह से टेबल है, जैसे संस्कृत में भी हम लोग पढ़ते हैं लट लकार, लोट लकार, लेट लकार, तो तीता अंति सीता थामिया व आम पढ़ते हैं। इसके बाद उसी के अनुसार हम अनुवाद बनाते हैं। स तौते तुम जम जुयम वम वम वयम, ये एक तरह से प्रोनाउन के रूप में ले लेते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर स है तो उधर पठती लिखती मैंने ती लगाते हैं। तो खैर हम यहाँ संस्कृत की बात नहीं करेंगे, मैंने ऐसे ही बताया। तो उसी तरह से इसका भी टेबल जो है ना, इसका कहीं ना कहीं एक रोल है ट्रांसलेशन बनाने में, ग्रामर के और भी जो कंटेंट्स है उसको करने में। तो बच्चों से मेरा एक सजेशन यही है कि आप इस टेबल को बढ़िया से देखें और इसको याद रखें। इस टेबल को कभी कभी होता क्या कि दिमाग से निकल जाता है उसके बाद क्या था, तो इस टेबल को याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको जब पर्सन्स याद हैं तो इसको एक साइड में लिखिए, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख के देखिए, उसका पोसेसिव एक बार एडजेक्टिव लिख के देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन लिख के देखिए। इसको ट्रांसलेशन के रूप में हम लोग अलग एक इंडिपेंडेंटली लिखते हैं। इसको हम नाउन के पहले लिखते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, इसको सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। बहुत सिंपल है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग ठीक से देख लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट कंटेंट प्रोनाउन पर। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा लगता है कि उबाऊ टाइप है, कितना देर से सब पूरा एक ही चीज़ को पूरा लपेट रहे हैं, तो ये भी सही नहीं लगता है। तो चलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों तक हमारी जो चीज़ें हैं, थोड़ा वो जो मुझे जानकारी है मैं डिस्कस करके मैं बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितने भी गार्जियंस हैं, जितने भी हमारे मित्र बंधु हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये कुछ काम लायक चीज़ है,
तो बच्चों तक पहुँचाने का कष्ट करें, मेरा ये निवेदन है। और इतना ही कहकर मैं आज के इस छोटे से वीडियो को मैं स्टॉप करना चाहूँगा। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।